फिर से आप सभी का स्वागत है SBS वीकेंड में। और आप सभी के कहने पर IMED की मैराथन क्लास आ चुकी है। तो IMED को जो सिलेबस के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो हम लोग पूरे सब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। इसमें पूरी IMED को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। IMED का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। इस क्वेश्चन को इस प्रकार बनाया जा सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है समझाइए। तो चलिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होती है कि उद्यमिता को सरल रूप में, यानी वही इंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग सरल रूप में क्या कह सकते हैं कि कुछ नया करना या पहले से किए गए कार्य को नएपन से करना के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी कार्य को नया करना या पहले से किए गए कार्य को नएपन से करना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ा है, अन्वेषण, नवपरिवर्तन एवं अनुकूलन। जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, मेन जो हमारे तीन आधारभूत तत्व होते हैं उनसे मिलकर बनी है अन्वेषण, नवपरिवर्तन और अनुकूलन। ठीक है, उद्यमिता किसी सृजनात्मक, बाह्य अथवा खुली प्रणाली की ओर संकेत करती है। यह नवप्रवर्तन, जोखिम वहन तथा गतिशील नेतृत्व का कार्य है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में जहां अनुकूल औद्योगिक वातावरण न हो, ऐसे स्थान पर किसी नए एवं अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा उद्योग धंधे स्थापित करने या किसी अन्य नवीन उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने का साहस व उपक्रम करने को उद्यमिता अथवा उद्यमशीलता कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निजी एकल स्वामित्व, इसके बारे में पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार कि निजी एकल स्वामित्व क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। इसको इंडिविजुअल या सोले प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। तो यह क्या है, यह एक व्यापारिक संगठन का सबसे सरलतम तथा पुराना तरीका है। ठीक है, इस प्रकार के उपक्रम में एक ही उद्यमी समस्त की आपूर्ति करता है। वह स्वयं ही उद्योग को संगठित करता है और प्रबंधन करता है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल है तो एक ही लोग होगा जो पूरा उसका मैनेजमेंट करेगा और समस्त की आपूर्ति करेगा। वह ही समस्त जोखिम भी उठाता है। उपक्रम से संबंधित समस्त अधिकार एवं जिम्मेदारियां उसी के पास होते हैं। उपक्रम से होने वाले समस्त लाभ अथवा हानि उसी के हिस्से में आते हैं। देखिए, जब इंडिविजुअल है तो जो लाभ होगा वो भी उसका होगा और जो हानि होगी वो भी उसको सहनी पड़ेगी। वह ही आवश्यकता अनुसार अपने कर्मचारी या सहायक की नियुक्ति करता है। यह उपक्रम कोई भी व्यक्ति जो उद्यमी हो, कुछ पूंजी रखता हो और योग्यता रखता हो, इस उद्योग के स्वामी की समस्त पूंजी उसकी कानूनी जिम्मेदारी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि साझेदारी। साझेदारी क्या होती है, यानी पार्टनरशिप। देखिए, साझेदारी क्या होती है। साझेदारी सबसे पहले इसका विकास हमारा जो हुआ रोम में हुआ था। रोम में क्या हुआ था, पहले कई परिवारों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसे वे सोसाइटी कहते थे। ये लोग मिलजुल कर छोटे मोटे व्यवसाय किया करते थे, जैसे कि विक्रय करना हो गया या दस्तकारी काम हो गया, मछली पकड़ना हो गया, यही सब काम किया करते थे। फिर उससे जो भी हमारी इनकम वगैरह आती थी उसकी साझेदारी होती थी और सभी में बराबर बराबर बढ़ती थी। तो साझेदारी की डिफिनीशन समझ लेते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उन सब की ओर से कोई एक चला रहा है। अथवा इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या हो सकती है कि साझेदारी वह है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अधीन लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी साझेदारी। अब अगला टॉपिक जो हमारा है NABARD, ये क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में आ सकता है कि NABARD या नाबार्ड इसको बोल सकते हो आप। नाबार्ड के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, नाबार्ड हमारा क्या होता है इसको समझाइए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में लघु उद्योगों, शिल्पकारों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और अन्य संबंधित
कार्यकलापों के लिए सभी प्रकार के उत्पादन और नियोजन संबंधी ऋणों के लिए राज्यों के सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य अनुमोदित संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। अब इसकी भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं तो नाबार्ड भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत का एक विशेष बैंक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख एजेंसियों में से एक है। नाबार्ड एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों में विश्व बैंक आधारित संगठन तथा ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली वैश्विक विकास एजेंसियां शामिल हैं। ये संगठन नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्थान के लिए मौद्रिक सहायता देने तथा कृषि प्रक्रिया के अनुकूल के लिए मदद करते हैं। ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर लेते हैं तो बाजार सर्वेक्षण। बाजार सर्वेक्षण हमारा क्या होता है इसके बारे में लिखिए। तो बाजार सर्वेक्षण क्या होता है, चलिए बाजार सर्वेक्षण को समझ लेते हैं। बाजार सर्वेक्षण को समझने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, SBSB एकेडमी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप तुरंत जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको नई नई जानकारियां या कोई भी नया अपडेट हो तुरंत आपको उपलब्ध कराया जाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता हो उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। तो चलिए बाजार सर्वेक्षण के बारे में समझ लेते हैं। तो बाजार सर्वेक्षण क्या होता है कि जब एक उद्यमी अपने मन में एक प्रोजेक्ट का विचार धारण करता है तो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। इस विचार को मूर्त रूप देने तक उद्यमी को बहुत सी जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। प्रोजेक्ट में प्रयोग होने वाला कच्चा माल यानी जो रॉ मटेरियल होता है, वांछित उत्पाद बनाने हेतु आवश्यक उपकरण एवं मशीनरी बाजार में पहले से ही मौजूद प्रतिस्पर्धी सप्लायर्स तथा ग्राहक। प्रतिस्पर्धी मतलब जो होता है हमारे कम्पिटेटिव होते हैं, जो हमारा कंपटीशन कर रहे होते हैं, जो मतलब उस काम को पहले से ही कर रहे होते हैं। ठीक है। सप्लायर्स तथा ग्राहक प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता तथा प्रोजेक्ट के लिए वांछित श्रम शक्ति आदि जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक उद्यम की योजना बनाते समय उद्यमी बाजार का एक विस्तृत सर्वेक्षण करे और उपरोक्त जरूरी जानकारियां प्राप्त करे। यदि आप मार्केट का सर्वे नहीं करते हैं तो आपको कहीं भी अपना बिजनेस खड़ा करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा उसकी उपयोगिता। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह घुमा के पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, उसकी उपयोगिता के बारे में बताइए। तो चलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारा क्या होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उद्यमी की सामान्य से सामान्य बात से लेकर अति विशिष्ट विषयों पर विस्तृत अध्ययन जो है सम्मिलित होता है। ठीक है। कोई अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उद्यमी यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसकी सामान्य से सामान्य बात यानी जो छोटी से छोटी बात को लेकर अति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण बात भी विषयों पर विस्तृत अध्ययन सम्मिलित होता है। ठीक है। उद्यमी की शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता, उसका पूर्व अनुभव, उसका आत्मविश्वास, सामर्थ्य एवं ज्ञान, बाजार में उत्पादन की मांग तथा उस मांग को पूरा करने वाली वर्तमान कंपनियां, आवश्यक तकनीकी जानकारी, प्लांट तथा मशीनरी, उत्पाद की कीमत, शुद्ध लाभ तथा वित्तीय जानकारियां आदि सभी प्रोजेक्ट का एक अंग होती हैं। सभी उद्यमी इस क्रिया को एक प्रकार से अथवा अन्य किसी प्रकार से दोहराते हैं। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को समझाइए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या प्रबंधन के विषय में बताइए, प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन से क्या लाभ हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन का एक ही जवाब है जिसको हम अभी समझेंगे। हमें भली भांति मालूम है कि किस व्यक्ति से हमें क्या कार्य कराना है तथा यह भी देखना कि थे, यहाँ पर थे नहीं होना चाहिए, यह भी देखना है कि इसे सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से संपन्न करें। ठीक है। किसी उपक्रम या एंटरप्राइज में एक ऐसे आंतरिक वातावरण के सृजन यानी क्रिएशन तथा अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस द्वारा परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कोई व्यक्ति समूह में कार्य करते हुए समूह के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दक्षतापूर्ण एवं प्रभावशाली तरीके से अपना कार्य निष्पादित कर सके अथवा
निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, प्रबंधन को आप बिल्कुल सरल भाषा में अगर समझना चाहें तो इसका अर्थ ये होता है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। ये होता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हमको नीड क्या होती है मैनेजमेंट की, यानी हमको प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है कि अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें आप मैनेजमेंट नहीं करते तो फिर वो सिस्टम ही नहीं रहता है। ठीक है, हर एक सिस्टम को एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए प्रबंधन को समझ लेते हैं कि प्रबंधन का इतिहास मानव सभ्यता के साथ जुड़ा है, जहाँ कुछ सामाजिक एवं सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव ने सामूहिक गतिविधियां प्रारंभ की। जब किसी समूह को बनाया जाता है तथा एक निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक गतिविधियां संगठित की जाती हैं, तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि को निर्देशित करने तथा समाकलित करने के लिए और संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा करने हेतु टीम वर्क बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग लाइन तथा स्टाफ संगठन के बारे में समझ लेते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो जो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यह संगठन मध्यम तथा कुछ बड़े उद्योगों के लिए उपयुक्त है। बड़े उद्योगों में मैनेजर अधिक व्यस्तता के कारण सभी कार्यों पर भली भांति ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने सामान्य कार्यों यानी उत्पादन, बिक्री आदि में इतने अधिक व्यस्त होते हैं कि उन्हें नई योजनाएं तैयार करने का समय नहीं मिलता। इस कमी को पूरा करने के लिए मैनेजर की सहायतार्थ अन्य विशेषज्ञ तथा सहायक नियुक्त कर लिए जाते हैं। महाप्रबंधक की सहायता के लिए औद्योगिक अभियंता तथा शोध अभियंता को रखा जाता है। ठीक है, यह व्यवस्था स्टाफ संगठन के अंतर्गत होती है। स्टाफ संगठन के विशेषज्ञ जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं वे उसी अपनी दक्ष सलाह प्रबंधन को देते हैं। महाप्रबंधक के अधीन ही लाइन संरचना में बिक्री प्रबंधक, उत्पादन अधीक्षक तथा महालेखागार होंगे। इस प्रकार यह संगठन लाइन तथा स्टाफ का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेतृत्व की अवधारणा तथा परिभाषा के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप एंड डिफिनीशन। तो चलिए नेतृत्व को समझ लेते हैं। प्रत्येक औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को स्वेच्छा से यानी स्वयं की इच्छा से व जोश पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नेतृत्व ऐसी ही क्रिया है जो अन्य कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक कार्य करने की प्रेरणा देती है। कर्मचारी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वह जो स्वेच्छापूर्वक और निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्य तो करते हैं परंतु उसे रुचिपूर्वक नहीं करते। ठीक है, अब जो पहले प्रकार के कर्मचारियों से जो प्रति उत्तर यानी रिस्पांस व परिणाम प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार के उद्देश्य नेतृत्व द्वारा पूर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेतृत्व की परिभाषा के बारे में, यानी डिफिनीशन ऑफ लीडरशिप। तो नेतृत्व की परिभाषा एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करके उन्हें लक्ष्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य से प्रभावित करती है और प्रतिष्ठान को लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। नेतृत्व एक ऐसी कला है जो व्यक्तियों के समूह को प्रेरित करके एक कॉमन लक्ष्य को पाने का मार्ग प्रशस्त करती है। और अगला टॉपिक जो है प्रोत्साहन या अभिप्रेरण। किसी भी कंपनी को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है, यानी प्रोत्साहन या अभिप्रेरण। तो चलिए प्रोत्साहन और अभिप्रेरण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्रोत्साहन एक प्रेरणा स्रोत या साधन है जिससे एक अमुक व्यक्ति में कार्य करने की तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है, तो
तो प्रोत्साहन क्या होता है? प्रोत्साहन एक प्रेरणा स्रोत या साधन है जिससे अमुक व्यक्ति में कार्य करने की तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होती है और वह अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके अपने संगठन जिसमें वह कार्यरत है के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रोत्साहन एक प्रेरणा स्रोत है जिससे अमुक व्यक्ति में कार्य करने की तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होती है और वह अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके व्यापार अथवा उपक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करता है। अब बात कर लेते हैं मैस्लो का सिद्धांत। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है मैस्लो का सिद्धांत क्या होता है या मैस्लो के सिद्धांत के बारे में लिखिए। तो चलिए मैस्लो का सिद्धांत समझ लेते हैं। तो जो मैस्लो, एएच मैस्लो इनका पूरा नाम था, एक सोशल वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया जिसके अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं पहले तो छोटी छोटी आधारभूत होती हैं, जब वह पूरी हो जाती हैं तब वह बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने की बात सोचता है। यदि आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तब व्यक्ति बड़ी आवश्यकताओं को आगे के लिए टाल देता है। ठीक। इस संबंध में एएच मैस्लो ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें कुछ आवश्यकताओं की ताकत को दर्शाया गया है। ठीक है। मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकताएं श्रेणीबद्ध हैं। तो मानव की आवश्यकताओं को एक श्रेणीबद्ध क्रम में दिखाया गया है। तो देख लेते हैं। ये देखिए हमारी मैस्लो की श्रेणीबद्ध आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहली हमारी शारीरिक आवश्यकता है, उसके बाद सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान और आदर, और फिर स्वतः कार्यान्वित। तो मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले छोटी छोटी आवश्यकताओं को बांट लेता है, फिर उनके पूरी हो जाने के बाद फिर उनको आगे बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सबसे पहला उसमें हमारे शारीरिक आ जाती है, फिर आती है सुरक्षा, फिर उसकी सामाजिक एंड सम्मान, फिर उसके बाद स्वतः कार्यान्वित। ठीक है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डगलस मैकग्रेगर अभिप्रेरण सिद्धांत यानी डगलस मैकग्रेगर मोटिवेशन थ्योरी क्या होती है, इसको समझाइए। तो डगलस मैकग्रेगर की मोटिवेशन थ्योरी को चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि डगलस मैकग्रेगर की मोटिवेशन थ्योरी क्या होती है। ठीक है। मैकग्रेगर के अनुसार एक संगठन में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मानव व्यवहार और मानव प्रकृति समझना अति आवश्यक होता है। ठीक है। मानव व्यवहार और मानव प्रकृति मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होती हैं। यह उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों की जटिलता के कारण होती हैं। इस अवधारणा यानी अजम्पशन को मैकग्रेगर ने दो विरोधाभास सिद्धांतों पर तैयार किया, जिसे उन्होंने सिद्धांत एक्स यानी थ्योरी एक्स और सिद्धांत वाई का नाम दिया। ठीक है। जो सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई होता है, इसको समझना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चलिए लिंक दे देते हैं, वहां से जाके देख लीजिए। इसको हमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई क्या होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, मानव संसाधन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो चलिए मानव संसाधन प्रबंधन परिचय एवं उद्देश्य को हम लोग समझ लेते हैं। मानव संसाधन के प्रबंधन से तात्पर्य है, देखिए मानव संसाधन के प्रबंधन से क्या तात्पर्य है कि मानव जो संसाधन होता है यह व्यक्ति एवं संगठनों को एक साथ लाने की प्रक्रिया है जिसमें दोनों उद्देश्यों लक्ष्य प्राप्त हो। यह व्यक्ति को एक संगठन में उत्पादन का सर्वप्रमुख एवं उत्पादक घटक मानता है। मानव संसाधन प्रबंध उचित व्यक्ति को उचित स्थान या कार्य पर नियोजित का संबंधित है, उस कार्य को नियोजित स्थान पर करने पर संबंधित है। मानव संसाधन प्रबंधन यानी एचआरएम की प्रकृति उद्देश्य, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि मानव संसाधन प्रबंधन व्यापक प्रकृति होता है। प्रत्येक संगठन में यह पूर्व निश्चित होता है। यह प्रत्येक स्तर पर संपादित किया जाता है तथा अकेले कार्यात्मक प्रबंधक का कार्य नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है तथा इससे कई कार्य गतिविधियों अनुक्रम में की जानी आवश्यक होती हैं। यह कार्य क्रिया ध्यान केंद्रित करता है, ना कि अभिलेखीकरण लिखित प्रक्रियाओं व नियमों पर। यहाँ पर क्रिया लिखा हुआ है, क्रिया ध्यान केंद्रित करता है, ना कि अभिलेखीकरण लिखित प्रक्रियाओं व नियमों पर। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यह मानव संसाधन कार्यात्मक प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली सतत प्रक्रिया है।
वहीं अगर बात करें चौथे पॉइंट की, तो यह समस्त प्रकार संसाधनों अनुकूलतम सदोहर उपयोग में सहायता करती है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा विक्रय विभाग। विक्रय विभाग से क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रय विभाग से आप क्या समझते हैं, विक्रय विभाग क्या होता है, विक्रय विभाग के बारे में समझाइए। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं विक्रय विभाग के बारे में। तो विक्रय विभाग के कार्य व कर्तव्य के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो विक्रय विभाग किसी भी व्यापारिक संगठन की सफलता की धुरी होती है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि जो विक्रय विभाग होता है किसी व्यापारिक संगठन की सफलता की धुरी होती है। सही है। विक्रय विपणन का एक प्रमुख भाग है। विक्रय विभाग उस सेतु की भांति कार्य करता है जो संभावित क्रेताओं की आवश्यकताओं तथा संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं के मध्य की रिक्तता को पाटता है। ठीक है, वस्तुतः किसी संगठन को सफलता काफी हद तक विक्रय विभाग के निष्पादन पर निर्भर करती है। ठीक है, अन्य शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो विक्रय विभाग को संगठन रूपी रेलगाड़ी का इंजन कहना अतिशयोक्त नहीं होगी या न होगी। मतलब विक्रय विभाग को हम लोग बोल सकते हैं संगठन रूपी रेलगाड़ी का इंजन, क्योंकि देखिए जब विक्रय विभाग नहीं होगा यानी कि कोई चीज अगर बिकेगी नहीं तो प्रोडक्शन होने का उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। एक और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से क्या आशय है। जीएसटी से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जीएसटी क्या होते हैं, जीएसटी के बारे में समझाइए। देखिए जीएसटी एक नया टॉपिक है, तो एग्जाम में आने के इसके काफी चांसेस बढ़ जाते हैं कि जीएसटी के बारे में क्या लिखिए। तो देखिए जीएसटी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा टैक्स के बारे में जो समझ लेते हैं। जीएसटी देखिए सरकार ना तो कोई प्रोडक्शन करती है ना इसकी कमाई आखिर होती कहाँ से। तो जो सरकार की मेन कमाई होती है वो होती है हमारी टैक्स से। जो टैक्स हमारा दो तरीके से लिया जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो डायरेक्ट आपसे ले लिया जाता है कि आपका इतना टैक्स पड़ेगा, यानी आप इतना अगर कमाई करते हैं तो इतने परसेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो इसमें हमारा जीएसटी इनडायरेक्ट में ही आता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, किसी चीज की बिक्री वगैरह पर ये हमारा कर लगा दिया जाता है। जैसे आप कोई चीज अगर खरीद रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ कर लगा होगा। जैसे मान लो अगर आप मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो उसमें भी कर लगा होता है। तो चलिए जीएसटी के बारे में समझ लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक प्रकार की अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है। ठीक है, जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांधकर रखना है। ठीक है, अगर जीएसटी के टाइप के बारे में बात करें तो जीएसटी हमारे चार प्रकार की होती है मेनली। पहली जो होती है हमारी सीजीएसटी, और दूसरी होती है हमारी एसजीएसटी, और तीसरी आईजीएसटी, और चौथी हमारी होती है यूटीजीएसटी। चार प्रकार की जीएसटी होती हैं। भारत के संविधान में 8 सितंबर 2016 को 101 में संशोधन अधिनियम के अस्तित्व में आ जाने पर और 15 सितंबर को जीएसटी परिषद की अधिसूचना जारी हो जाने पर देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अस्तित्व में आ गया। जीएसटी परिषद की अनेक बैठकों के बाद भारत सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधार यानी जीएसटी को 30 जून 2017 की मध्य रात्रि से लागू कर दिया गया तथा यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। यह संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। जो हमारा जीएसटी होता है इसको आप बोल सकते हैं वन नेशन और वन टैक्स, इस फार्मूले पर लाया गया है। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। यह एक गंतव्य आधारित कर है। इसका मुख्य ध्येय भारत को जटिल कर संरचना को एक राष्ट्र एक कर के दायरे में लाना है। अब बात कर लेते हैं जो जीएसटी में हमारे समाहित केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और दूसरा होता है उत्पाद शुल्क यानी औषधि और प्रसाधन निर्मितियां। फिर आता है हमारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल उत्पाद यानी टेक्सटाइल प्रोडक्शन। फिर होता है हमारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी विशेष महत्व की वस्तुएं। चौथा हमारा सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी, और जो पांचवा है सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त ड्यूटी यानी एमएडी। और अगला हमारा आता है सेवा कर, केंद्रीय प्रभार एवं उपकर यानी वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाओं से संबंधित। फिर जीएसटी में जो समाहित हमारे राज्य कर होते हैं राज्य बैट यानी मूल्य वर्धित कर, और जो दूसरा होता है हमारा केंद्रीय बिक्री कर, फिर विलासिता कर यानी नक्सरी रैक्स
प्रवेश कर सभी रूपों में, मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद कर, विज्ञापनों पर कर, क्रय कर और लॉटरी सट्टेबाजी शर्त एवं जुए पर कर, राज्य अधिभार और उपकर जहां पर वे वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो कार्य संस्कृति क्या है? कार्य संस्कृति को समझ लेते हैं। कार्य संस्कृति एक अवधारणा है जो निम्नलिखित बातों को अध्ययन करती है। किन बातों का अध्ययन करती है? विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण, विचारधारा एवं संगठन सिद्धांत। यह कार्य संस्कृति है जो कर्मचारियों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने को तय करती है और एक संगठन कैसे कार्य करता है। आम आदमी की भाषा में कार्य संस्कृति से तात्पर्य कर्मचारियों की मानसिकता से है जो संगठन के माहौल को तय करती है। ठीक है, ये होती है हमारी वर्क कल्चर यानी कार्य संस्कृति। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुस्त पालन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, पुस्त पालन हमारा जो टॉपिक है ये हमारा प्रारंभिक लेखांकन एवं वित्त यानी एलिमेंट्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चैप्टर से आ जाता है। उसी चैप्टर में पुस्त पालन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम लोग पुस्त पालन के बारे में समझ लेते हैं। व्यवसाय से संबंधित लेने देने, क्रय विक्रय इत्यादि सौदों को किसी भी व्यापारी के लिए स्मरण करना अत्यंत दुष्कर है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु व्यावसायिक सौदों का मौद्रिक रूप पुस्त पालन कहलाता है। ठीक है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने हेतु व्यावसायिक सौदों का मौद्रिक रूप पुस्त पालन कहलाता है। फिर विलियम पिकल्स के अनुसार पुस्त पालन की प्रणाली जो कि लगभग सभी जगह प्रयोग की जाती है वह है जिसके अंतर्गत प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है। ये हमारे विलियम पिकल्स के अनुसार बोला गया है। और एक लोगों के अनुसार देख लेते हैं, स्पाइसर और पेगलर के अनुसार पुस्त पालन व्यावसायिक तथा अन्य सौदों की मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। जरूर कह सकते हैं आप। एक और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बौद्धिक अधिकार संपदा किसे कहते हैं? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो मान लो आपके 5 नंबर पूरी तरह से फिक्स हैं। तो बौद्धिक अधिकार संपदा के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार मानव मस्तिष्क की उपज है। उपज नहीं, यहाँ पर उपज होना चाहिए है कि दुनिया के देश कई सदियों से इन्हें अपनाकर अपने को ही सुरक्षित करते आ रहे हैं। जो दुनिया के कई देश हैं इन्हें अपनाकर अपने को सुरक्षित करते आ रहे हैं। सन 1965 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO यमा नहीं, यहाँ पर बना होता है यानी विश्व व्यापार संगठन बना। ठीक है, इस संगठन के एक समझौते द्वारा सदस्य देशों को बौद्धिक संपदाओं जैसे ट्रेडमार्क या पेटेंट हो गया, उसमें इस तरह की आदि चीजों को सम्मिलित कर बौद्धिक संपदा के ही एक समझौते द्वारा सदस्य देशों को बौद्धिक संपदाओं जैसे टेंट, देखिए टेंट कोई बौद्धिक संपदा नहीं है, पेटेंट हमारी एक बौद्धिक संपदा होती है यानी किसी चीज को पेटेंट करा लेना अपने नाम, ट्रेडमार्क आदि को सम्मिलित कर बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के अंतर्गत लाया गया। यह समझौता ट्रिप्स यानी एग्रीमेंट वन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रिप्स कहलाता है। तो चलिए पेटेंट का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो पेटेंट के संक्षिप्त विवरण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पेटेंट हमारा क्या होता है? पेटेंट जो होता है हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार मस्तिष्क की उपज है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पेटेंट धारक यानी पेटेंटी। पेटेंट का उल्लंघन करने वाले तरीके या उत्पाद के निर्माण को न्यायालय द्वारा रुकवा सकता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि पेटेंट तकनीकों को आगे बढ़ाता है, पर बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस युग में पेटेंट तकनीकों को प्रगति में बाधा पहुंचा रहा है। इतिहास की दृष्टि में पेटेंट का शब्द लैटिन शब्द यानी पेटेंट्स आया है। इतिहास की दृष्टि से जो पेटेंट शब्द है वो हमारा लैटिन शब्द पेटेंट्स इससे लिया गया है। पेटेंट का शाब्दिक अर्थ जो होता है हमारा लेवर्स पेटेंट्स या खुले पत्र ये होता है। यूरोप में 6वीं शताब्दी में इस तरह के पत्र दिए जाते थे। आजकल पेटेंट शब्द का प्रयोग आविष्कारों के संबंध में
होता है। इस तरह का प्रयोग पहली बार 15वीं शताब्दी के आसपास आया। 14 मार्च 1474 को वियना सीनेट के द्वारा पारित किया गया। ये होता हमारा पेटेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आविष्कार किसे कहते हैं? अब बताइए आविष्कार हमारा क्या होता है? तो चलिए आविष्कार को समझ लेते हैं। आविष्कार क्या होता है? पेटेंट आविष्कारों के लिए दिया जाता है। आविष्कार का अर्थ उस प्रक्रिया या उत्पाद से है जो किसी औद्योगिक उपयोजन के योग्य है। आविष्कार नवीन एवं उपयोगी होना चाहिए। यह आविष्कार उस कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट यानी ऑब्वियस भी नहीं होनी चाहिए। आविष्कार को पेटेंट अधिनियम की धारा 3 के प्रकार में भी देखा जाना चाहिए। यह धारा परिभाषित करती है कि क्या क्या आविष्कार नहीं होते हैं। किसी बात का पूर्वानुमान किसी प्रकाशित दस्तावेज के द्वारा किया जा सकता था। पेटेंट आवेदन के प्रस्तुत करने के पूर्व विश्व में और कहीं प्रयोग किया जा रहा है। यानी पेटेंट देने से पहले यह चीज देखना जरूरी होता है कि पेटेंट आवेदन को प्रस्तुत करने या उसको अप्रूव करने से पहले विश्व में और कहीं तो प्रयोग इसका नहीं किया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जस्ट इन टाइम या जेआईटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। यह जेआईटी क्या होता है? जेआईटी के बारे में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जस्ट इन टाइम क्या होता है। जस्ट इन टाइम उत्पादन को उस अवधारणा या दर्शन में परिभाषित किया जा सकता है जो सही वस्तु का सही समय पर उचित मात्रा में क्रय करके अथवा विनिर्माण कर अपव्यय या हानि को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। एक बार और समझ लेते हैं। जो हमारा जस्ट इन टाइम होता है वो क्या होता है? जो सही वस्तु का सही समय पर उचित मात्रा में क्रय करके अथवा विनिर्माण कर हानि को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। हमारा होता है जस्ट इन टाइम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपीराइट को परिभाषित कीजिए तथा उससे संबंधित अधिकारों का वर्णन कीजिए। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट के बारे में जरूर पूछा जा सकता है। कॉपीराइट स्वामित्व स्वामी को कुछ अपवादों के साथ कार्य का उपयोग करने का अनन्य अधिकार देता है। जो कॉपीराइट होता है यानी स्वामी को कुछ अपवादों के साथ कार्य का उपयोग करने का अनन्य अधिकार देता है। जब कोई किसी काम को मूल रूप में तैयार करता है, भौतिक माध्यम में संग्रहित करता है, जो उस काम का कॉपीराइट उसे अपने आप मिल जाता है। जैसे मान लो हमने इस एक वीडियो को बना दिया है तो यह वीडियो पूरी तरह से हमारा है। अगर आप इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो मान लो इस पर हम कॉपीराइट दे सकते हैं कि यह पूरा हमारा कंटेंट है, आपने इसको कॉपी किया है, तो वो होता हमारा कॉपीराइट। प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट। भारतीय विधि के अंतर्गत प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रश्नगत कृति को निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो आइए उन शर्तों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कृति को मौलिक होना चाहिए। और दूसरी बात कि कृति को साहित्यिक, नाट्य या सांगीतिक या सिनेमा, फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग के रूप में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता हमारा, उपरोक्त एक या दो के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी कृति जिसे संगठन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय संगठन घोषित किया गया है। ठीक है, जो हमारा चौथा पॉइंट है, डिजाइन की स्थिति में यह ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जो डिजाइन अधिनियम 1911 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। ऐसी कृति जो प्रतिलिप्याधिकार संरक्षण से संबंधित प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के सभी प्रावधानों से आच्छादित है। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉपीराइट के कुछ नियम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लेखा किसे कहते हैं? प्रश्न हमारा जो बन सकता है, लेखा किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? यानी अकाउंट के बारे में पूछ सकता है। तो चलिए अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। जो अकाउंट होता है किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंधित लेन देन का सारयुक्त अभिलेख ही लेखा कहलाता है। लेखा प्रायः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत लेखा, वास्तविक लेखा और नामित लेखा और अव्यक्तिक लेखा। नामित लेखा मतलब नॉमिनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।